हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी की इस नई जर्नी में। पिछले वीडियो में हमने जाना था आर और एस में डिफरेंस। आज हम जानेंगे फंक्शन ऑफ आर। तो आर होता क्यों है और वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आर हमने देखा था, जो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट कवरिंग थी उसी से मिलकर हमारा क्या बना होता है, आर बना होता है। और इसे आर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर को क्या पाया जाता है, रफ सरफेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। अब इसमें मेन फंक्शन जो होता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन मॉडिफिकेशन और फोल्डिंग। तो आर इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन। हमारी सेल्स का 1/3 जो प्रोटीन का इनकोडिंग होती है, मैमिलियन जीनोम की जो इनकोडिंग होती है, वो 1/3 पार्ट किस में कोड होता है, वो होता है आर में। आर उसको बनाता है, उसके बाद उसको फोल्ड करता है और उसके बाद क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। अगर हमारे पास जो प्रोटीन बन गया, प्रोटीन की अलग अलग स्टेज होती हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस से ही कोड होता है, मगर आर में जब ये बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पर को प्रॉपर फोल्ड होगा और मॉडिफाई होगा कि कौन से ऑर्गेनल में वो जा सकता है और कौन से पार्ट में वो ट्रेवल कर सकता है। तो मॉडिफिकेशन के लिए 4 अलग अलग यहाँ पर को मॉडिफिकेशन के लिए स्टेप पाए जाते हैं, जिसके बाद मॉडिफिकेशन के बाद ये फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँच जाएगा। एक तो होता है हम प्रोटीन के साथ किसको, कार्बोहाइड्रेट की बैकबोन लगा दें, जिसे ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, या हम प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लें, या फिर हम मॉलिक्यूलर चैपरोन से इनकी फोल्डिंग करा दें, या फिर यहाँ पर को प्रोटियोलेटिक क्लीवेज करा दें, मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है उसको क्या कर दें, हटा दें। तो जब हम आर का फंक्शन देखेंगे तो सबसे मेन इसका फंक्शन होता है प्रोटीन के सिंथेसिस, फोल्डिंग और मॉडिफिकेशन। इसमें भी 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन में हम लोग ओलिगोसैकेराइड की क्या चेन को ऐड कर देते हैं। तो इसमें है द मोस्ट ऑफ प्रोटीन दैट आर सिंथेसाइज्ड ऑन द आर एंड एंटर टू द ल्यूमेन ऑफ आर मॉडिफाइड बाय ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, अगर ये प्रोटीन है तो इसके बाहरी कवर में हम लोग क्या कर देते हैं, ओलिगोसैकेराइड की चेन को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं, जैसे हम लोग अगर देखें, हम अपने किताब को एक कवर से क्या करते हैं, एक कवर इसमें चढ़ा लेते हैं। तो उसमें कवर क्यों चढ़ाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें भी हम लोग ग्लाइकोसाइलेशन क्यों करते हैं, ताकि ये क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे और अच्छे से मॉडिफाई हो जाए। इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन 1 और मोर कार्बोहाइड्रेट चैन एडिड। तो यहाँ पर को एक भी चैन ऐड हो सकती है या एक से ज़्यादा चैन ऐड हो सकती है। अब हम ग्लाइकोसाइलेशन की अगर प्रोसेस देखें तो 2 टाइप का ग्लाइकोसाइलेशन हम कर सकते हैं। हम ग्लाइकोसाइलेशन एक बारी और देख लीजिए। प्रोटीन को ज़्यादा सॉल्युबल बनाता है और एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर हम प्रोटीन को ग्लाइकोसाइलेट नहीं करें तो एक तो इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल वहाँ प्रेजेंट होते हैं, इतने ज़्यादा प्रोटीन्स वहाँ होती हैं, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। अगर हम इसको ग्लाइकोसाइलेशन में डाल दें, मतलब कि अगर ओलिगोसैकेराइड की कोई चेन लिंक करा दें, तो आसानी से हमें ये पता लग जाता है कि ये जो प्रोटीन है वो किस ऑर्गेनल का है, ये कहाँ जाएगा, ये हमें पता लग जाता है। तो अब हम 2 टाइप के ग्लाइकोसाइलेशन के देखेंगे। एक है एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, एक है ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। सबसे पहले हम एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन की बात करेंगे। यहाँ पर को एन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो प्रोटीन का एस्प्राजीन रेसिड्यू है वो ओलिगोसैकेराइड चेन के साथ जुड़ेगा। आपने देखा होगा जो प्रोटीन है वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, तो ऐसे अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंक के द्वारा जुड़े होंगे। तो ये जो यहाँ पर को अगर एस्प्राजीन अमीनो एसिड है उसके साथ क्या जुड़ेगी, ओलिगोसैकेराइड चेन जुड़ेगी और ये प्रोसेस होगी ईआर में। और एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में क्या पाया जाएगा, 14 शुगर की रेसिड्यू पाई जाएगी। 14 मतलब 7 ऐसे ब्रांच रेसिड्यू पाई जाती हैं। 7 जो इसमें वो लगते हैं, 7 ब्रांच ओलिगोसैकेराइड शुगर रेसिड्यू एक जगह पे लगेंगे और 7 अलग लगेंगे। अब हम ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन की जब बात करते हैं तो ये गोल्जी के ल्यूमन में होती हैं
और इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन का सेरीन या थ्रियोनिन पार्ट है वो किससे अटैच होगा, ओलिगोसैकेराइड से, और किसकी हेल्प से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होता है। ठीक है, और यहाँ पर को जो शुगर रेसिड्यू होते हैं वो 14 तक नहीं पाए जाते, सिर्फ 1 से 4 के बीच में शुगर रेसिड्यू पाए जाते हैं। और अब हम जब इसका एल्निक ग्लाइकोसाइलेशन को देखेंगे तो वो अच्छे से देखेंगे कि होता क्या है। इन द प्रोसेस ऑफ एल्निक ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ परफॉर्म्ड ब्रांच ओलिगोसैकेराइड प्रिकर्सर कंटेनिंग 14 रेसिड्यू, 14 शुगर रेसिड्यू हमारी क्या होगी, ऐड होगी, और उसके बाद ट्रांसफ़र होगी किसमें, एस्प्राजिल रेसिड्यू में। एक बात याद रखने वाली है, जो एल्निक ग्लाइकोसाइलेशन और ओलिक ग्लाइकोसाइलेशन में डिफरेंस होता है। एल्निक ग्लाइकोसाइलेशन में पूरी जो चैन होती है, ओलिगोसैकेराइड की चैन होती है, वो पहले बनती है, उसके बाद प्रोटीन में लगती है, जबकि ओलिक ग्लाइकोसाइलेशन में एक एक करके शुगर रेसिड्यू प्रोटीन पे ऐड होते हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रिकर्सर ओलिगोसैकेराइड इज द सेम इन प्लांट, एनिमल एंड सिंगल सेल कॉल्ड यूकैरिया। तो हमने देखा कि 14 रेसिड्यू की जो शुगर रेसिड्यू है, शुगर चैन है, वो क्या होगी, कंजर्व होगी। कंजर्व किस किस में है, प्लांट में, एनिमल में और यूकैरियोट्स में। मतलब इसका जो सीक्वेंस होगा वो एक जैसा होगा हर उसमें ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्लांट, एनिमल और उसमें। Once added to protein, this branch carbohydrate structure is modified by addition or removal of monosaccharide in AR और Golgi। अभी हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से शुगर रेसिड्यू ऐड होते हैं, मगर उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है कि जब ये ब्रांच ऐड हो जाती है प्रोटीन के साथ, तो ये प्रोटीन के साथ ऐड होने के बाद क्या करती है, मॉडिफाई भी करती है। या तो उसमें एडिशन होगा किसी शुगर का, या फिर क्या होगा, रिमूवल होगा। और ये कहाँ होता है, ER और गोल्जी में होता है। ठीक है, द मॉडिफिकेशन ऑफ एल्निक चैन डिफर फ्रॉम वन ग्लाइकोप्रोटीन टू अनदर अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बट अ कोर और 5 ऑफ 15 रेसिड्यू इज कंजर्व्ड। अभी मैंने बताया कि 14 रेसिड्यू की जो चैन होती है वो कंजर्व होती है, किस किस में, प्लांट, एनिमल एंड यूकैरियोट्स में। अब यहाँ पर को हम देखेंगे कि कौन कौन सी चैन इसमें पाई जाती है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ER की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें क्या होगी, बाहर पे हमारा एक टर्पीन्स पाए जाता है, डोलिकॉल फॉस्फेट। इस डोलिकॉल फॉस्फेट में हमारा किसका अरेंजमेंट होता है, इस चैन का अरेंजमेंट होता है। सबसे पहले हमारे 2 N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन जुड़ेंगे, उसके बाद मैनोज की चैन जुड़ती है। ये एक मैनोज है, ऐसे करके हमारी क्या बन जाएगी, चैन। और ये कितने हैं, ये हैं 7। ठीक है, और अगले जो 7 जो ब्रांच स्ट्रक्चर बनेगा उसमें भी क्या बनेगी, 4 मैनोज की और 3 ग्लूकोज का रेसिड्यू बनेगा। मैंने ये आपको बताया, यहाँ पर को क्या है, डोलिकॉल फॉस्फेट है, इसके साथ 2 N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और ये यहाँ पर को क्या जोड़ रखे हैं, मैनोज की लेयर जोड़ रखी है। ये उसके बाद क्या करेगी, फ्लिप करेगी, ये अंदर को फ्लिप करेगी। फ्लिप करने के बाद ये ER ल्यूमन में आ जाएगी, और यहाँ पर को फ्लिप जो कराएगा वो कौन कराएगा, ओलिगोसैकेराइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम पाया जाता है, जो कि इसको क्या कराता है, फ्लिप कराता है। उसके बाद यहाँ पर को क्या जुड़ेंगे, और जितने भी रेसिड्यू हैं मैनोज के, ये 2 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, ये ग्लूकोज के रेसिड्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर को हमने अभी देखा कि यहाँ पर को ग्लाइकोसाइलेशन, एल्निक ग्लाइकोसाइलेशन कैसे होता है और कैसे इसमें शुगर का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर को जो मेन ध्यान रखने वाली बात है वो टर्पीन्स की है, कि टर्पीन्स यहाँ ज़रूरी क्यों होते हैं। यहाँ पर को डोलिकॉल फॉस्फेट पाया जाता है, जिसमें अटैच होते हैं क्या, N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन की यूनिट। इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, कि हम जो प्रोटीन है, प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड को कैसे फॉर्म करते हैं। इन यूकैरियोट डाइसल्फाइड बॉन्ड आर फाउंड ओनली इन द सॉल्युबल सिक्रेटरी प्रोटीन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। जो ER ल्यूमेन का सरफेस होता है वो ऑक्सीडाइज वो जो होता है वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट पाया जाता है,
तो वहाँ पर को हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड वैसे ही नहीं बन पाता। तो यहाँ पर को एक एंजाइम PDI एंजाइम पाया जाता है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। These disulfide bonds are formed only in the lumen of the rough ER of cell. The disulfide bond is a covalent bond that form between SH group of two cysteine residue or different chain. अब यहाँ पर को मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर को हमारा ऑक्सीडाइज PDI जो मैंने आपको बताया एंजाइम वो प्रेजेंट होता है। मैंने बताया कि ER का जो सरफेस होता है वो क्या होता है हमारा रिड्यूसिंग होगा, तो यहाँ पर को ऑक्सीडेशन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर को प्रोटीन होता है और यहाँ पर को क्या हो जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन द फर्स्ट स्टेप सल्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सिस्टीन रेसिड्यू इन द सबस्ट्रेट प्रोटीन रिएक्ट विद द डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द ऑक्सीडाइज PDI टू फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड PDI सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट। यहाँ पर को हमने इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर लिया। In the next step, second ionized thiol in the substrate protein that react with the intermediate। उसके बाद जो प्रोटीन और एंजाइम होंगे वो रिएक्ट करेंगे और लास्ट में जो एंजाइम हो गया वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में आया था, मगर यहाँ पर वो किस फॉर्म में आ जाएगा रिडक्टिव फेज में आ जाएगा। और रिडक्शन से इसको बचाने के लिए एक एंजाइम ईरो प्रेजेंट होता है जो इसको दोबारा से क्या कर देता है ऑक्सीडाइज कर देता है। तो हम ER की इन्वायरमेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ पर को ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर को रिडक्टिंग वो पाया जाएगा इन्वायरमेंट पाया जाएगा, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन पाएगा। उसके लिए एक एंजाइम चाहिए होगा, कौन सा PDI एंजाइम चाहिए होगा। अब हम प्रोटीन फोल्डिंग की बात करें तो प्रोटीन जो फोल्डिंग होती है वो मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स की हेल्प से होती है। अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स पाए जाते हैं जो मिसफोल्डेड प्रोटीन को फोल्ड कराते हैं, क्योंकि हमारी ER में इतनी ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं, पता नहीं लग पाता किस पे फोल्डिंग हो रही है किस पे नहीं हो पा रही है। तो वहाँ पर को मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स होंगे जो कि यहाँ पर को क्या कराएंगे असिस्ट कराएंगे, जितने भी रिटेन मिसफोल्डेड प्रोटीन है उनको फोल्ड कराने में हेल्प कराएंगे। एक है VIP जो एग्रीगेट होने से बचाएगा, कैलनेक्सिन, कैलरेटिकुलिन और पेप्टाइड प्रोलिल आइसोमरेज एक मॉलिक्यूलर चैपरॉन है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कराता है। एक है PDI जो कि PDI अभी हमने पढ़ा था, PDI जो प्रोटीन था अभी हमने बताया था कि कैसे ये उस पर हेल्प करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके बाद हम जानेंगे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के बारे में कि कैसे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पाया जाता है। तो हमारी जो ER है उसमें बहुत ज़्यादा अनफोल्डेड प्रोटीन मिलेगा, इन सब प्रोसेस के बाद भी अनफोल्डेड प्रोटीन मिलेगा। तो हम कैसे इसको देखेंगे, क्या ऐसा मेथड है जिनकी वजह से हमें पता लगेगा कि प्रोटीन अनफोल्डेड रह गया है, हम कैसे उसको आगे को फर्दर ट्रीट कराएंगे। तो इन ER न्यूली सिंथेसाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन आर स्क्रीन्ड बाय अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम दैट डिटरमाइन वेदर और नॉट इट इज़ फिट टू मूव ऑन द नेक्स्ट कंपार्टमेंट। कभी भी जो अनफोल्डेड प्रोटीन होता है वो दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जाता है। ER में या तो उसका डिग्रेडेशन हो जाता है अगर वो फोल्ड नहीं हो पाता, या फिर अगर उस पर इतनी कैपेसिटी है कि वो फोल्ड हो पाएगा तो मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स या फिर बहुत सारी चीज़ों की हेल्प से उसको क्या कराया जाएगा फोल्ड कराया जाएगा। तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इफ़ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम रिकॉग्नाइज एनी मिसफोल्डेड प्रोटीन इट इंश्योर दैट मिसफोल्डेड प्रोटीन रिटेन ER में ही रह जाएगी और असिस्ट कराता है कि वो फोल्ड हो जाए। अगर फोल्ड नहीं हो पा रही है तो साइटोसॉल में डिग्रेडेशन के लिए इसको भेज दिया जाता है। अब ये ER का ल्यूमेन है और ये साइटोसोल है। तो यहाँ पर को हमने क्या कराया था, प्रोटीन का क्या कराया था, यहाँ पर को ग्लाइकोसाइलेशन कराया था। तो ग्लाइकोसाइलेशन कराने के बाद क्या होता है, अगर कोई ऐसी प्रोटीन रह गई है जो कि अनफोल्डेड है, ठीक है, तो अनफोल्डेड में सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे, जो ये ग्लूकोज की 3 रेसिड्यू थी उनको हटा देंगे, किसकी हेल्प से, ग्लूकोसाइडेज 1N सेकेंड, ठीक है। अब ये सिर्फ किसकी, मैनोज और ग्लूकोसामीन की शुगर यूनिट बच गई है। मगर यहाँ पर को क्या होगा, अगर मिसफोल्डेड और अनफोल्डेड रह जाएगा तो यहाँ पर को एक ग्लूकोज का क्या जुड़ जाएगा, एक रेसिड्यू जुड़ जाएगा। अगर इस वाली चेन में सिर्फ एक रेसिड्यू है ग्लूकोज का तो यहाँ पर को
जो मॉलिक्यूलर चैप्टरॉन है उनको यहाँ पर को इंडिकेशन चले जाएगा कि ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है और ये इसके साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी और प्रोटीन को फोल्ड कराना शुरू कर देगी. Once N-linked glycosylation occur on a nascent polypeptide, the oligosaccharide all three terminal glucose residue of chain are removed by. सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लूकोज की तीनों यूनिट को बाहर निकाल देंगे ग्लूकोसाइडेज 1 सेकेंड से. उसके बाद एक ग्लूकोज को ऐड करेंगे. ऐड करने की वजह से यहाँ पर को क्या होगा, कैलनेक्सिन कैलरेटिकुलिन इसको आइडेंटिफाई करेगा और प्रोटीन को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा. इफ प्रोटीन इज मिसफोल्डेड और अनफोल्डेड अ सिंगल ग्लूकोज इज री एडेड. यहाँ पर को क्या होगा, सिंगल ग्लूकोज री एड होगा बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइको ट्रांसफरेज टू फॉर्म अ मोनोग्लाइकोसाइलेटेड ऑलिगोसैकेराइड. जैसे ही मोनोग्लाइकोसाइलेटेड ऑलिगोसैकेराइड बन जाएगी उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर को मॉलिक्यूलर चैप्टरॉन्स आएंगे और इसकी क्या कराई जाएंगी, फोल्डिंग करा दी जाएगी. अब हम जानेंगे फिर है अनफोल्डेड ग्लाइकोप्रोटीन कंटेनिंग मोनोग्लाइकोसाइलेटेड ऑलिगोसैकेराइड आर रिकॉग्नाइज बाय 6 के द्वारा मॉलिक्यूलर चैप्टरॉन, जैसे कि कैलनेक्सिन कैलरेटिकुलिन. दिस बाइंडिंग रिटेन विद इन द ER एंड ऑल्सो गिव एन अपॉर्चुनिटी टू अनफोल्डेड नेसेंट चैन. तो अभी तक जो हमने देखा था, हम कभी किसी भी हम RER में अगर देखेंगे तो RER में क्या होता है, प्रोटीन से रिलेटेड सारे फंक्शन होते हैं. प्रोटीन की सिंथेसिस भी होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम और मॉडिफिकेशन भी होगी. मॉडिफिकेशन कौन कौन कराता है, ग्लाइकोसाइलेशन होती है वहाँ पर को और सल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. कैलनेक्सिन कैलरेटिकुलिन जैसे मॉलिक्यूलर चैप्टरॉन्स भी पाए जाते हैं और यहाँ पर को क्या होगी, उनकी हेल्प से फोल्डिंग होगी. अगर इतने के बाद भी अगर प्रोटीन फोल्ड नहीं हो पाएगा तो उसके बाद इसको क्या कराया जाएंगे, साइटोसॉल में एक्सपोर्ट कराते हैं और डिग्रेडेशन कराते हैं. इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे. कभी भी प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन होता है वो ER में नहीं होता है, वो कहाँ होता है, साइटोसॉल में होता है. द एक्सपोर्ट एंड डिग्रेडेशन ऑफ मिसफोल्डेड ER प्रोटीन improbably properly folded protein are exported from the ER and degrade in the cytosol in the help of proteasome. ठीक है, ये कहाँ पर को होता है, साइटोसॉल में होता है, ER में नहीं होता है. ठीक है. फॉर द डिग्रेडेशन 4 डिफरेंट स्टेप आर प्रेजेंट. यहाँ पर को डिग्रेडेशन के लिए भी क्या होगा, अलग अलग टाइप के 4 स्टेप यहाँ पर को पाए जाते हैं. सबसे पहले हम लोग मिसफोल्डेड प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करेंगे. किसकी हेल्प से, OS9 और ईडम प्रोटीन पाए जाते हैं, इनकी हेल्प से इसको पहले रिकॉग्नाइज करेंगे. उसके बाद यहाँ पर को इरेट करके एक ट्रांसलोकेटर होता है जिसकी मदद से इसको बाहर निकाला जाता है. क्योंकि प्रोटीन बहुत बड़ा होता है उसके लिए ट्रांसलोकेटर अलग पाया जाएगा जो कि यहाँ पर को क्या कराएगा, बाहर निकालेगा प्रोटीन को. उसके बाद इसको पुल करते हैं विद द हेल्प ऑफ P97 एंजाइम. ये साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन को क्या करता है, खींचता है. और लास्ट में क्या E3 यूबिक्विटिनेज लाइगेज पाया जाता है जो कि इसको तोड़ने का काम करता है. मैं यहाँ पर को एक बार स्ट्रक्चरली इसको बताती हूँ. यहाँ पर को OS9 ने यहाँ पर को रिकॉग्नाइज़ किया अनफोल्डेड प्रोटीन को. उसके बाद यहाँ पर को ईडम जो होता है वो क्या कराएगा, ट्रांसलोकेट कराएगा. और यहाँ पर को P97 एक एंजाइम पाया जाएगा जो कि साइटोसॉल में ही होगा और इसको खींचने, प्रोटीन को खींचने का काम करेगा. और यहाँ पर को E3 यूबिक्विटिनेज लाइगेज जो होगा वो क्या करेगा, इसको तोड़ने का मतलब पॉली यूबिक्विटिनेशन यहाँ पर को प्रोटीन में कराएगा जिसकी वजह से प्रोटियोसोम जो होगा इसको क्या करेगा, तोड़ देगा. यहाँ पर को हमने लिखा है ER ल्यूमिन में 1000 ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि अनफोल्डेड होती है और इनका डिस्ट्रक्शन होता है, किस में होता है, साइटोसॉल में होता है. अगर अनफोल्डेड प्रोटीन का नंबर बढ़ जाता है उसको रोकने के लिए क्या होता है, हमारे मॉलिक्यूलर चैप्टरॉन्स का नंबर बढ़ा देंगे या फिर उन्हें साइटोसॉल में भेज देंगे डिग्रेडेशन के लिए. अगर उसके बाद भी इनका नंबर बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस को इसका सिग्नल भेज देते हैं. अब यहाँ पर को एक छोटा सा मैंने बता रखा है कि अगर अनफोल्डेड है रिकॉग्नाइजेशन होगा OS9 या ईडम से, ट्रांसलोकेटर हो गया इरेट, पुलिंग हो गया P97 से और यूबिक्विटिनेशन किससे होगा, E3 यूबिक्विटिनेन लाइगेज. तो ये था पूरा ER के बारे में. अगली वाली वीडियो में हम जानेंगे गोल्जी के बारे में पूरा डिस्कशन.
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी का शॉर्ट, अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखना है तो वो मैंने शॉर्ट्स में डाले हैं, उससे भी आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। अगर आपको कुछ नए नए टॉपिक जानने होंगे तो मेरे को बताइएगा, मैं उनको रिकॉर्ड करूँगी। थैंक यू।